हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। लेके आया हूं आपके लिए दोबारा से एक बार स्टैटिक जीके के ताबड़तोड़ बैक टू बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस उन क्वेश्चंस को भी मैंने इंक्लूड किया है जिसके आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। आपका एसएससी सीजीएल का पेपर बिल्कुल आने वाला है, जुलाई में आपका एग्जाम है। आगे चाहे सीएचएसएल का पेपर दे रहे हो, सीडीएस, एफकैट, डी ट्रिपल एसबी, वनडे, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, आप इस कोर्स से आप टारगेट कर सकते हो। यह हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है। इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में आपको लेक्चर के बीच में या एंड ऑफ द लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। अभी तक कुल मिला के 55-56 लेक्चर आ चुके हैं मेरे जनरल अवेयरनेस के। वो सारे लेक्चर्स कहां से मिलेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, जनरल स्टडीज की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आज हम ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। पिछली कुछ क्लासेस से मैं आपको स्टैटिक जीके के मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सीजीएल का पेपर अगर आपने एनालाइज किया होगा 2022 का, तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स भी कहीं ना कहीं रिलेट होकर आता है स्टैटिक जीके से। तो हमारा यह मुद्दा है कि भैया मैंने आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके में परफेक्ट कर देना है जब तक आप अपने एग्जाम के लिए अप्रोच करोगे। क्वेश्चंस आपके सामने फ्लैश होते जाएंगे, एक बार पॉज करके खुद सॉल्व करना और एक ही क्वेश्चन से देखना। मैं कम से कम आपको 12 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बताऊंगा। और लेक्चर अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कर देना। बस अभी तक अगर देखा है तो एंड तक लेक्चर जरूर लेके जाना, तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द गिंडी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिंडी नेशनल पार्क कहां पे है? वो तो है भैया तमिलनाडु में। तो आपका आंसर हो गया तमिलनाडु। पर तमिलनाडु में और कौन कौन से नेशनल पार्क है, हर एक अपने आप में एक एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो मैं आपको उसके जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो मैं लिखवा देता हूं। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से पूरे इंडिया में अभी 108 के करीब नेशनल पार्क्स हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। ये सारी बातें मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। तमिलनाडु के नेशनल पार्क लिखेंगे एक एक करके, तो मैं यहां आपके लिए लिख रहा हूं गिंडी नेशनल पार्क यहां पे है, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है मुकुर्थी नेशनल पार्क भी यहां पे है। उसके बाद में मुदुमलाई और अनामलाई, ये दो मलाई यहां पे है, अनामलाई और मुदुमलाई। मलाई से याद कर लेना, ठीक है। मुदुमलाई, अनामलाई और गल्फ ऑफ मन्नार, ये 5 नेशनल पार्क्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तमिलनाडु से है ये, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेंगे, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। जो और ऑप्शंस हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर होंगे यहाँ पे। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना से आप कौन कौन से नेशनल पार्क याद रखोगे? तेलंगाना से एक आप याद रख लीजिए मृगाविनी, ठीक है। और एक कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे तेलंगाना के। तो कासु, आंध्र प्रदेश के कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। तो ये 2 नेशनल पार्क आप याद रखेंगे। और क्या याद रख सकते हो? और आप याद रखेंगे हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली, ठीक है। ये 3 नेशनल पार्क इनफ रहेंगे, 3 ही है यहाँ पे। तो ये 3 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। तो यहां मैंने आपको लिखवा दिए कितने? 5, 3 यहां करा दिया, 8 क्वेश्चन तो इसी में हो गए। ओडिशा के भी एक बार देख लीजिए। ओडिशा में 2 आप याद रख लीजिए। कौन कौन से? देखिए मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं। इधर ये विजिबल नहीं होगा, कलर मैं व्हाइट ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां देख लीजिए, यहां आपको याद रखना है एक तो सिमलीपाल और एक भितरकनिका। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ऑप्शंस के हिसाब से ऑल ओवर आपका टॉपिक कवर होता जाएगा। चाहे वो नेशनल पार्क का हो, डैम्स का हो, रिवर्स का हो, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, फेस्टिवल्स, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम में। यही वाली सीरीज अगर आप स्टैटिक जीके की पूरी देख लेते हो तो काफी अपर हैंड हो जाएगा आपका
आने वाले एग्जाम्स में। तो 5 ये बता दिए, 3 ये बता दिए, 8 और 2 ये बता दिए, 10 तो ये हो गए। केरला में कई सारे हैं, तो केरला के मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं। केरला के भी यहां पे स्पेस नहीं बच रहा है, तो जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल है हम यहां पे लिखते हैं। केरला में आपको याद रखना है कौन कौन सा, पहले तो 3 शोला याद रखने हैं। एक है पंबडम शोला, पंबडम शोला। एक आप याद रखेंगे मथिकेतन शोला, मथिकेतन शोला। नेशनल पार्क से हमेशा क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। और एक अनामुडी शोला, अनामुडी शोला। प्लस एक आप याद रख लीजिए इसके अंदर इराविकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इराविकुलम और पेरियार तो कई बार रिपीट हुआ है पेपर में। इराविकुलम। एक आप याद रख लीजिए पेरियार, पेरियार। और एक यहीं पे मैं आपके लिए लिख देता हूं साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। और स्टैटिक जीके का मतलब ही होता है कई जगह पे रट्टा मारना, क्योंकि बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है ना। तो पर मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, जो रिपीटेड होंगे। आपने अगर मेरी एक साथ कई सारी क्लासेस देख ली तो चीजें रिपीट हो के आपको इतनी बार याद हो जाएंगी। तो 5 बता दिए इधर, 6 बता दिए इधर, 11, 3 इधर, 14 और 2 आपके 16। एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपने कम से कम 16 क्वेश्चंस अपने साथ ले लिए। तो इसी को कहते हैं प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारे लिख लीजिए, पंबडम शोला, मथिकेतन शोला, अनामुडी शोला, 3 शोला हो गए, इराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली। ये केरला के नेशनल पार्क हो गए। चले आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एक लौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह लोकटक झील के ऊपर है। एक लौता तैरता हुआ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये है कहां पे, तो अभी उस पे आएंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों के ही नेशनल पार्क हम दोबारा से लिखेंगे। असम के अंदर लिखें तो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, मनास, काजीरंगा, काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। काजीरंगा, ये तो कई बार आपने सुना होगा। मनास हो गया, काजीरंगा हो गया, ओरांग हो गया, ये सब टाइगर रिजर्व भी अपने आप में जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आते हैं। इंडिया का जो गोल है 13 टाइगर रेंजिंग कंट्रीज में से आता है इंडिया। तो मैंने आपको वर्ल्ड टाइगर डे से बताया था कि सबका गोल ये है टाइगर की आबादी को दुगना कर देना। 2022 में इंडिया का टाइगर सेंसस आया है और आखिरी बार से अब तक में 200 टाइगर और बढ़ चुके हैं। तो ये बहुत गर्व करने वाली बात है। अभी 3167 ये टाइगर का सेंसस आया कि इतने टाइगर्स इंडिया में हैं और पूरे वर्ल्ड के 75 से 80% टाइगर्स इंडिया में पाए जाते हैं। मनास, काजीरंगा, ओरांग, नामेरी, नामेरी याद रखना, दिब्रू साइकोवा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे जरूर बन सकता है क्योंकि इसको हाल ही में 2021 में एक नेशनल पार्क बनाया गया। इसका क्या नाम है, रायमोना। रायमोना भी असम में है और रायमोना के साथ में ये तो अप्रैल में बनाया था, फिर नवंबर 2021 में एक और डाला गया, दिहिंग पटकई, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो ये 2 आपने जरूर याद रखना है, दिहिंग पटकई, रायमोना। बाकी मनास, काजीरंगा, ओरांग, नामेरी और दिब्रू साइकोवा ये जरूर एग्जाम में बन सकता है। असम के काफी इंपॉर्टेंट होते हैं नेशनल पार्क। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वाले जो लेक्चर्स हैं, क्या इंफॉर्मेशन याद करनी है वो तो मैं लिखवा ही रहा हूं, साथ साथ अपनी नोटबुक में भी छोटा छोटा लिखते रहना, ठीक है। हालांकि मैं आगे जाऊंगा, अगर आप मेरे से बोलोगे तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, प्रॉपर लिस्ट बनी हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अंदर ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं तो त्रिपुरा में आपको एक पार्क याद रखना है, नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। और एक राजबारी नेशनल पार्क। बस ये 2 याद रख लीजिए, इतने काफी होंगे, राजबारी और क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है ना। मणिपुर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, केबुल लमजाओ यहां पे है, और सिरोही, एक तो आपने याद रखना है इससे, सिरोही एंड केबुल लमजाओ। और केबुल लमजाओ
कहां पे है? लोकटक झील पे। लोकटक झील लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, और पूरे इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो वो वुलर लेक है। ये मैं आपको आखिरी क्लासेस में बता चुका हूं। केबुल लैमजाओ जरूर देख लेना वो वाले सेशंस। मैंने आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स भी कराए हैं, पॉलिटी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, और बाकी जो टॉपिक स्टैटिक जीके के हैं वो भी अलग अलग मैंने आपको करवा दिए हैं। मेघालय से आप सिर्फ 2 नेशनल पार्क याद रखोगे जो इंपॉर्टेंट है। तो मेघालय के नेशनल पार्क, ये भी कलर डाउन है, व्हाइट से लिखते हैं। चलिए, मेघालय नेशनल पार्क मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं। एक तो आप याद रख लेना इसमें से नोकरेक, नोकरेक एंड बलफक्रम, बलफक्रम। ठीक है, ये 2 नेशनल पार्क मेघालय से याद होंगे। चले आगे, तो इसमें भी कितने सारे क्वेश्चन कवर हो गए? 2 + 2 4 + 2 6, और 6 के साथ में 7 इधर हैं। तो देख लीजिए 7 और 6 13 क्वेश्चन यहां से बता दिए दूसरे क्वेश्चन में, पहले से 14 बता दिए। लेक्चर के एंड होते होते तक अपने साथ आराम से 70 से 80 क्वेश्चंस का रिवीजन आप साथ लेके जाते हो इन क्लासेस के थ्रू। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर डैश। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन वर्ष डैश में किया गया था। ठीक है जी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। हमारे मतलब दोबारा से जो मॉडर्न डे ओलंपिक चालू हुए थे वो 1896 में हुए थे एथेंस के अंदर, पर उससे पहले बनी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अगर फाउंडर का नाम पूछ ले, किन्होंने इसकी स्थापना करी थी, तो उसका नाम था पियरे डी कुबर्टीन। पियरे डे कुबर्टीन फ्रेंच नाम है, और पियरे डे कुबर्टीन, मैंने आपको इसका मोटो भी बताया था ओलंपिक गेम्स का, सिटियस एल्टियस फोर्टियस। इसमें एक और वर्ड ऐड हुआ है कम्युनिटर, तो मेरे लास्ट लेसन देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो ये हमारा क्वेश्चन है, और आपका आंसर होगा 1894 में। ठीक है, 1894 में। अगर पूछ ले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन में। लॉजेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अलग से भी लेक्चर है, दूसरा या तीसरा लेक्चर ही होगा, देख लेना। लॉजेन स्विट्जरलैंड, नहीं तो यहां आप रिवाइज कर रहे हो स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है तो उसमें भी हो जाएगा। लॉजेन स्विट्जरलैंड। और अभी करंट हेड कौन है इसके? तो करंट में अभी कौन है वो लिख लीजिए। करंट में मैंने आपको पहले भी बताया था, थॉमस बैच। थॉमस बैच, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है तो आपसे और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो एक आदि मैं आपको लिखवा देता हूं, जैसे कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन से रिलेटेड जो सबसे उच्चतम ऑर्गेनाइजेशन है वो कहां पे है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई 1934 में। इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछता है? बिल्कुल पूछता है। तो ईयर आपको पता लग गया। इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में आया है, तो इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया के कुआलालंपुर में। कैपिटल है वहां की कुआलालंपुर, मलेशिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया, तो ये भी आप बता देंगे। एक मिनट, कुआलालंपुर मलेशिया हो गया। चलिए आगे देखते हैं। और इसके अगर अभी करंट हेड पूछ ले तो उनका नाम है पॉल एरिक, पॉल एरिक लैंगर। ये इसके अभी करंट हेड हैं, ये आपका करंट से क्वेश्चन भी बन सकता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। एक फीफा के बारे में आपसे काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में। किसके बारे में? फीफा। फीफा बोले तो इसकी फुल फॉर्म होती है फीफा की फुटबॉल इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। सिंपल सी बात है, फीफा फुटबॉल की सबसे ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप इतना आपने लिख लिया होगा, तो मैं से इरेज कर देता हूं तो थोड़ी जगह बन जाएगी। ठीक है, चलिए फीफा के बारे में मैं आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं, फीफा। अब फीफा से क्या पूछता है? इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1904। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में ही है, और लॉजेन भी स्विट्जरलैंड में है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड।
ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। और अभी इसके हेड पूछ ले तो ज्ञानी इन्फैंटिनो, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में बन सकता है, और क्रिकेट से तो बिल्कुल बन ही सकता है। बीसीसीआई, आईसीसी, ठीक है। आईसीसी का मैं यहां पे लिखवा देता हूं आपको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, यूएई में, दुबई में इसका हेडक्वार्टर। और इसके करंट हेड अभी कौन है? ग्रेग बार्कले, ठीक है। ये मैं हट गया आगे से, अगर आपको चीजें नोट डाउन करनी है तो कर सकते हो। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से हमने दोबारा से कई सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जामिनर अगर ये पूछ रहा है तो इसके इर्द गिर्द की जो जो इंफॉर्मेशन वो पूछ सकता है वो सब मैं आपको यहां पे डिस्कस करता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। When is the National Panchayati Raj Day celebrated to mark the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 which established पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने वाले 73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1992 को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा उसने ये बता दिया है कि पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश में, हमारे संविधान में पहली बार पंचायती राज को एक स्पेस मिला, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर आपने मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स देखे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी। क्या है ना कि देखिए डीपीएसपी जो आता है पार्ट 4 में, उसके आर्टिकल नंबर 40 में तो लिखा हुआ है कि सरकारों को कोशिश करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के लिए, ठीक है। पर ये जस्टिसिएबल नहीं होता नेचर में। फिर आगे जब गए तो उस समय जरूरत पड़ी कि हाँ अब इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है और इसको संविधान में डालने की जरूरत है। तो इसको संविधान में जगह देने के लिए 73वां संशोधन लाया गया। अब इस 73वें संशोधन से हमारे आज के संविधान में क्या क्या चेंजेस आए वो जरूर आपको पता होना चाहिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक डाला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9। पार्ट 9 बोले तो जो पंचायत है विलेज लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन करना पावर्स को, तो पंचायत ऐड कर दी गई। अब जैसे ही पंचायत के लिए ये चीजें आई और किस डेट को आई, उसी दिन को हम पंचायती राज डेट बनाते हैं। तो ये डेट आपको याद रखनी है 24 अप्रैल, ठीक है। अब क्या क्या चेंज आया कॉन्स्टिट्यूशन में वो देखिए। पार्ट 9 ऐड हुआ, पंचायत का टॉपिक, और 74th अमेंडमेंट में क्या हुआ? म्युनिसिपैलिटी। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट का ईयर पूछा जाता है तो 1992 है। हमारे देश में 3 लेवल स्ट्रक्चर है पंचायत का, एक विलेज लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक इंटरमीडिएट लेवल। इससे रिलेटेड जो जो कमिटीज हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, गाडगिल कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ये सब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं पॉलिटी में। तो अभी हम देखते हैं और क्या चीजें इसमें ऐड हुई। पार्ट 9 आया और इसमें जोड़ा गया आर्टिकल, इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 243 से 243 तक ये जाता है। साथ ही संविधान में एक नई अनुसूची डाली गई जिसको हम कहते हैं 11th शेड्यूल। यह भी सवाल पेपर में बनता है, 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? इसके अंदर कुल मिला के 29 फंक्शनल आइटम्स हैं जिससे पंचायती राज डील करेगी। पंचायती राज किस किस चीजों से डील करेगी, किन किन चीजों पे काम करेगी, वो सारी लिस्ट 11वें शेड्यूल में दे रखी है। अब ये क्या लिखा है? तो ये लिखा है आपके लिए इस साल 2023 को जब ये दिन बनाया गया 24 अप्रैल को, तो इस बार का थीम क्या था? तो थीम आपके सामने है, करंट से एक क्वेश्चन बन सकता है, सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, ठीक है। तो ये आपको थीम भी साथ ही याद करना है। पंचायती राज के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैम्स पूछ रहा है अब आपसे। सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें से जो आपका आंसर बनेगा वो है गुजरात। गुजरात में है सरदार सरोवर डैम। और हमेशा आपसे डैम से क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है? सबसे ऊंचाई में सबसे लंबा डैम कौन सा है? टिहरी डैम 260.5 मीटर, बता चुका हूं पहले। सबसे लंबाई में कौन सा लंबा डैम है? 26 किलोमीटर का है हीराकुड डैम, महानदी रिवर के ऊपर। एक तो डैम पूछेगा कौन सी नदी पे है,
और पूछेगा कौन सी स्टेट में है। ठीक है, अब गुजरात की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से याद रखने हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो सरदार सरोवर डैम है। अब ये सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी के ऊपर है वो याद रखना, तो नर्मदा नदी के ऊपर है। नर्मदा और तापी मैंने आपको बताया था दोनों रिफ्ट वैली में बहती हैं, इसलिए वो जो नॉर्मल तरीका है पेनिनसुलर रिवर्स का वो वेस्ट से लेके ईस्ट में बह जाती है बे ऑफ बंगाल में। पर कुछ नदियां ऐसी हैं जैसे नर्मदा और तापी जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है, यानी अरेबियन सी में। क्यों? क्योंकि रिफ्ट वैली में बहती हैं। सरदार सरोवर हो गया। एक आपको याद रखना है यहां से उकई डैम। उकई डैम कहां पे है? तो उकई डैम आपकी कौन सी नदी पे पड़ेगा? तो ये पड़ेगा तापी नदी पे। तापी नदी के किनारे कौन सा शहर है? सूरत। तो ये भी सवाल बनता है पेपर में। और एक आप याद रखेंगे करजन डैम। करजन डैम करजन रिवर के ऊपर ही है और करजन एक सहायक नदी है कौन सी नदी की? तो ये सवाल पूछा जा सकता है पेपर में, ऐसे इंटर रिलेट करके भी पूछ सकता है। नर्मदा की सहायक नदी है करजन और इसी नाम से इस नदी के ऊपर एक डैम है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से अगर आपसे पूछ ले इंपॉर्टेंट डैम्स तो कौन कौन से बताएंगे आप? तो मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं। एक आपको याद रखना है यहां से कौन सा डैम? चामेरा डैम। चामेरा, ठीक है। और ये कौन सी नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर है चामेरा डैम। एक आपको याद रखना है महाराणा प्रताप सागर डैम। इसको पोंग डैम भी कहा जाता है। इसका जो रिजर्वॉयर बनता है काफी बड़ा रिजर्वॉयर है, यानी जो लेक बन जाती है, डैम पानी रोकता है, पीछे लेक बन जाती है, तो पोंग लेक या महाराणा प्रताप सागर लेक। पोंग डैम कौन सी नदी पे है? तो ये है बियास नदी पे। बियास नदी पे। एक और डैम याद रखेंगे आप यहां से, पंडो डैम भी है बियास नदी के ऊपर। और एक इंपॉर्टेंट डैम भाखरा नंगल डैम, कई बार आपने सुना होगा और रिवाइज भी किया होगा, भाखरा नंगल। और ये है आपका सतलुज नदी के ऊपर। तो ये तो डैम्स हो गए आपके हिमाचल प्रदेश से। लेक्चर्स ये वाले जो है रिवाइज करने के लिए बहुत बेहतरीन है आपके लिए। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तब भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिलेगी। और एक आधा देख लेते हैं इसमें से झारखंड में कौन कौन से डैम है। तो 2-3 डैम्स आप यहां से भी याद रखेंगे, मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं। तो ग्रीन कलर ही आ गया, व्हाइट से लिखते हैं, ठीक है। तो झारखंड में एक आप याद रखेंगे कौन सा डैम? एक तो कोन्नार डैम। कोन्नार नदी के ऊपर ही है, इसलिए नदी का नाम अलग से नहीं लिख रहा। साथ ही यहां पे है कौन सा डैम? मैथून डैम कौन सी नदी पे है? बरक्कर। ये जो बरक्कर नदी है, अगर आप रिवर सिस्टम को देखें तो मैंने आपको बताया था गंगा जो बहती है ना, तो फरक्का बैरेज जैसी कलकत्ता के पास जाती है तो 2 भागों में बट जाती है। आगे वो फिर बांग्लादेश जाती है, एक भाग हो जाता है उसका हुगली नदी का और एक वो आगे भागीरथी बनकर चली जाती है। तो जब ये हुगली बन जाती है, एक नदी हुगली निकल गई, तो हुगली की एक सहायक नदी होती है दामोदर और दामोदर की सहायक नदी होती है बरक्कर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बरक्कर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। और एक और डैम याद रखना है, पंचेत डैम। पंचेत डैम उसी सहायक नदी के ऊपर है। पंचेत डैम है दामोदर नदी के ऊपर। ये सवाल ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे करके अब कुछ भी पूछ ले, अगर आप मेरी बात एक एक ध्यान से सुन रहे हो, लेक्चर को पूरी तरीके से अपने अंदर तक जाने दे रहे हो, तो बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और ये मत सोचना कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कैसे याद होगी, तो इसका मैं आपको सबसे बढ़िया इलाज बता रहा हूं, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी कैसे? जो ये वाले लेक्चर्स मैं आपको करा रहा हूं, अगर आप रोज देख रहे हो, हर लेक्चर में 5 से 10% या 20% हिस्सा ऐसा होता है जो पहले आप पढ़ चुके हो, उसको रिवाइज भी करवाता रहता हूं मैं साथ में। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, चीजें रिपीट होती जाएंगी और एग्जाम जाते जाते तक ये चीजें आपकी टिप्स पे होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। विच सिटी इज कॉल्ड द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया? किस शहर को भारत का स्वर्ण शहर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जैसलमेर। राजस्थान के अंदर कई सारे ऐसे शहर हैं जो कलर्स के हिसाब से हैं। जैसलमेर ना येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है, इसमें जो बड़े बड़े
किले हैं, फोर्ट्स हैं या नीचे सिटी है, वो भी गोल्डन सैंडस्टोन से है, येलो सैंडस्टोन से है। तो जब इसे आप दूर से देखते हो तो उसकी थोड़ी छवि जो है गोल्डन सी दिखती है, तो इसको कहा जाता है गोल्डन सिटी, जैसलमेर को। अगर आपसे पूछ ले कि भैया ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, ब्लू सिटी, तो ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। जोधपुर में सूरज बहुत तेज पड़ता है और सूरज से बचने के लिए काला रंग कैसा रहेगा, बहुत तेज लगेगा ना उसके ऊपर, इसलिए पूरे शहर को ब्लू रंगा हुआ है, ब्लू सिटी जोधपुर को। ठीक है, पिंक सिटी अगर पूछ ले, पिंक सिटी कौन सी है, तो पिंक सिटी हो गई आपकी जयपुर, ये तो बहुत फेमस है जयपुर। उदयपुर हो गई आपकी व्हाइट सिटी या उसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। बाकी ऑप्शंस जो हैं इनके भी कुछ ना कुछ निकनेम है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सूरत को क्या कहा जाता है, तो सूरत को कहते हैं डायमंड सिटी। डायमंड कटिंग और डायमंड की जो डीलिंग्स हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया से कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कोयम्बतूर, तो कोयम्बतूर को कहते हैं मैनचेस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। एक मैंने अलग से सेशन भी लिया था जिसमें मैंने आपको हर एक शहर के निकनेम्स बताए थे। तब मैंने आपको बताया था मैनचेस्टर जो है ना इंडिया में 3 जगहों को बोलते हैं। एक तो हो गया मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी कानपुर, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल बिजनेस बहुत है, कॉटन टेक्सटाइल काफी ज्यादा है, कॉटन टेक्सटाइल और लेदर भी बोलते हैं उसको, कानपुर को लेदर सिटी भी है। तो कानपुर हो गया मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या बोस्टन ऑफ इंडिया कहते हैं गुजरात को, गुजरात के अंदर अहमदाबाद को स्पेसिफिकली। और जब आप साउथ में जाएंगे तो कोयम्बतूर को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। अब बारी आती है मदुरई की, तो मदुरई तो टेंपल सिटी है, बड़े सुंदर सुंदर टेंपल है, सबसे फेमस यहाँ पे मीनाक्षी टेंपल है। और मीनाक्षी टेंपल को जब आप नीचे शहर से देखते हो तो पूरी बिल्डिंग ऐसे ऊपर से न्यू दिखती है। ऐसा ही कुछ होता है ग्रीस के अंदर, ग्रीस में एथेंस में उनकी जो होली बिल्डिंग है वो भी पूरे शहर को नीचे से दिखती है, इसलिए इसको एथेंस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। समझ गए, एथेंस ऑफ द ईस्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये सारी चीजें अपने आप में एक एक क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती हैं। थोड़ा सा लेक्चर और बचा है, देख लो, फिर आपको इस बैच के बारे में भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे थोड़ी। और रोज ये लेक्चर्स आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तभी आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। इस चैनल पे ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स आते हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, अभी वैकेंसीज आई है देखिए कितनी, तो उसके लिए एक अलग से बैच चल रहा है। और हमारा ऑल ओवर वनडे एग्जाम्स के लिए बैच है, अभिनंदन बैच। ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। लेक्चर अच्छा लगता है तो आई वांट योर फीडबैक, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। और कोई अगर आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। Who was the first Indian naval chief? प्रथम भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो अगर नेवल की बात कर रहा है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आर्मी के बारे में नहीं पूछेगा, एयरफोर्स के बारे में नहीं पूछेगा। तो हमें तो बहाना मिल गया, हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं आपके लिए आर्मी के बारे में, इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी की तो फॉर्मेशन बहुत पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे हो गई थी, पर इनके जो चीफ बने मैं इंडिपेंडेंस के बाद के आपको बता रहा हूं। तो अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट आर्मी चीफ कौन है इंडिया के, मतलब जो फर्स्ट आर्मी चीफ बने थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो कौन थे, तो वो थे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। हालांकि फील्ड मार्शल की रैंक उनको बाद में मिली थी, तो वो थे जनरल के.एम. करियप्पा, के.एम. करियप्पा। तो ये तो हो गए फर्स्ट ऑफ आर्मी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अभी करंट में कौन है, करंट में अभी कौन है, तो करंट में कौन है आपके, जनरल मनोज पांडे। ये आपका करंट का क्वेश्चन बन जाएगा, जनरल मनोज पांडे। अब आपसे पूछेगा कि भैया नेवी के बारे में, तो नेवी का आंसर अभी हमें मिलेगा। नेवी के बारे में मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं, नेवी। तो इसमें जो नंबर फर्स्ट पे थे, सबसे पहले चीफ ऑफ नेवी बने थे, यानी कि जो एडमिरल थे उनका नाम था रामदास कटारी, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं आर.डी. कटारी, आर.डी. कटारी। और अगर आपसे करंट में पूछ ले कौन है, तो अभी 25th नंबर पे हैं, 25th चीफ है अभी नेवी के, एडमिरल आर हरि कुमार। ये भी आर से ही है, आर
हरि कुमार। आई होप विजिबल होगा आपको वहां से। आर हरि कुमार नेवी के हो गए। तो 2 क्वेश्चन इससे, 2 इससे बन जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले एयरफोर्स के बारे में, तो एयरफोर्स की अब हम बात करने वाले हैं। चलिए एयरफोर्स लिख लेते हैं यहां पे, एयरफोर्स। चलिए तो इसमें जो नंबर 1 पे जो फर्स्ट थे चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वो कौन थे? तो वो थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। यहां लिखा है ना ए पे, सुब्रतो मुखर्जी। आई होप आपको एक कलर दिख रहा होगा, ये तो मैं बोल रहा हूं, वो चीजें आप नोट करेंगे। सुब्रतो मुखर्जी, क्लियर है? और अभी आपसे करंट पूछ ले तो 27वें नंबर पे कौन है अभी? तो इनका नाम है विवेक राम चौधरी। क्या नाम है? विवेक राम चौधरी। यहां लिख रहा हूं मैं आपके लिए, विवेक राम चौधरी। अब इन तीनों फोर्सेस के ऊपर सबसे सुप्रीम पोजीशन अब बन गई है, कौन सी है? सीडीएस, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो जो सीडीएस की अगर बात करें तो नंबर 1 पे सबको पता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन थे? जनरल बिपिन रावत। तो वो मेरे को नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। जनरल बिपिन रावत, एक हादसे के दौरान उनकी मौत हो गई। और अभी कौन है? अभी है जनरल अनिल चौहान। ये करंट का क्वेश्चन, जनरल अनिल चौहान। ठीक है, यहां मैंने आपके लिए लिख दिया। तो कुल मिला के आपको इसी के थ्रू मैंने 8 क्वेश्चन बता दिए। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इनसे? आपसे आर्मी डे पूछता है कई बार। ये मैंने आपको डेज वाले टॉपिक में बताया था कि जिस दिन जनरल फ्रांसिस बूचर होते थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने इंडियन आर्मी की कमान सौंपी थी के.एम. करियप्पा को। तो उस दिन के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं इंडिया में आर्मी डे। और आर्मी डे की अगर मैं बात करूं तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी। अगर नेवी डे की अगर मैं बात करूं तो 4 दिसंबर। ये दिन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एयरफोर्स बनी थी 1932, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, फिर एयरफोर्स का नाम हो गया। तो ये बनी आपकी, इसकी जो डेट आपको याद रखनी है 8 अक्टूबर, हर साल 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपसे बन सकती थी, वो मैंने आपको बता दी। एक बार देख लीजिए, आज के लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। और ये हमारा अभिनंदन बैच है। तो आज का क्लास तो वाइंड अप कर दिया मैंने आपके लिए। कल दोबारा से आना है, रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं। और ये जो आगे का आपका सफर है उसके अंदर मैं आपको रैपिडली ऐसे ही रिवाइज कराऊंगा चीजें। थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब मैं डालना शुरू करूंगा। इसी के बीच में एग्जाम में जाने से पहले जितने रेलेवेंट क्वेश्चंस के टच में आप रहोगे उतना ही एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मेरी ये जिम्मेदारी है कि अगर आप रोज जुड़ते हो तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस यहां पे मैं रिवाइज करवाऊंगा। ये आपकी पूरी फैकल्टी है। मेरे बारे में मैंने आपको बता दिया, रेगुलर क्लास आती है। ये है आपके साइंस वाले सर अभिषेक सर, जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रिवाइज करनी है तो उनकी प्लेलिस्ट अलग है। हर टीचर की प्लेलिस्ट आपको नीचे इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगी। ये है कपिल सर इंग्लिश के, इंग्लिश का पूरा कोर्स रिवाइज करवा रहे हैं आपको। और इधर है रोहित सर जो आपको रीजनिंग बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। और कल हम फिर मिलेंगे दोबारा से और बढ़िया इसी तरीके से रिवाइज करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।